जंक्शन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीएनएस की सीरीज की। बीएनएस की सीरीज को करते करते हम पहुंच गए हैं चैप्टर 18 की तरफ। चैप्टर 18 की तरफ बढ़ने से पहले हमने 1 से लेकर 17 तक यानी कि 17 तक चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी है वो लोग क्या कर सकते हैं, जाएंगे और चैनल पे जाके और 1 से लेके 17 तक के जितने भी चैप्टर हैं ये सारे देख के आएंगे। उससे क्या होगा कि एक क्या कहते हैं ना, रेगुलरिटी बनी रहेगी कि भाई आपको इसके बाद क्या पढ़ना है, पहला चैप्टर में क्या दे रखा था, सेकंड चैप्टर में क्या दे रखा है। 17 तक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात कर रहा था प्रॉपर्टी के। आज जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है 18 चैप्टर और बात कर रहा है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों के बारे में। ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स कहाँ से कहाँ तक है, 335 से लेके 350 तक। ठीक है, जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो ये वही चैप्टर है जो आईपीसी में भी 18 नंबर का चैप्टर हुआ करता था। जब 18 नंबर का चैप्टर वहां पे था तो जो सेक्शंस कवर कर रहा था वो थे 463 से लेके 489 तक। और जब हमने आईपीसी की बात करी तो 463 से लेके 489 तक बात करते हैं कि ये है वही चैप्टर जो कि है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों के बारे। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या होते हैं दस्तावेज, क्या होते हैं संपत्ति चिन्ह और क्या होते हैं इनसे संबंधित अपराध। सबसे पहले हम बात करते हैं तो आता है मिथ्या दस्तावेज रचना। मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, ये वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 464 है और यहाँ पे है 335। उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है जो बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से, यानी चॉइस बेईमानी से हम पढ़ के आए थे आईपीसी में, जब हम पढ़ते थे चॉइस की बात करते थे तो बेईमानी से या कपटपूर्वक दस्तावेज या उसके बाद हस्ताक्षरित करता है, साइन करता है, मुद्रांकित करता है, सील करता है, निष्पादित करता है, उसका एग्जीक्यूशन करता है या किसी भाग को रचकर मतलब बनाकर प्रेषित यानी कि भेजता है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करता है यानी कि ई साइन करता है या उसका प्रमाणित करने वाला चिन्ह लगाता है। मान लीजिए इसको प्रमाणित करने के लिए एक सर्किल में करके और ऐसे ऐसे करके बनाता है तो ये इसका प्रमाणित करने वाला चिन्ह हो गया जो ये यहाँ पे लगा देता है। किस आशय से, मिथ्या बेईमानी से या कपटपूर्व दस्तावेज या उसके भाग को, मतलब इस आशय से दस्तावेज को या उसके किसी पार्ट को हस्ताक्षरित करता है, साइन करता है, साइन सील एग्जीक्यूट और फिर उसके बाद होता है उसको रचता है यानी कि बनाता है, प्रेषित यानी कि भेजता है, इलेक्ट्रॉनिक साइन करता है या फिर कोई चिन्ह विन्ह लगाता है। फिर कहा गया है इसके सेकेंड नंबर के पॉइंट में जो 335 है उसका जो फर्स्ट नंबर का पॉइंट है अ नंबर का, उसके अंतर्गत तो ये सारे आ गए। फिर उसके बाद आता है कि जो किसी दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन या रद्द करने के द्वारा विधिपूर्व प्राधिकार के बिना बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है। अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड के तात्विक भाग में परिवर्तन, मतलब जो उसका महत्वपूर्ण भाग है उसमें परिवर्तन या रद्द, मतलब या तो उसको चेंज करता है या रद्द यानी कि कैंसिल करता है, करने के द्वारा विधिपूर्व प्राधिकार के बिना, मतलब वो ऐसा ऑथराइज नहीं है फिर भी वो क्या करता है बेईमानी से या कपटपूर्व आशय से ऐसा करता है, विकृत चित्ता में होने के कारण परिवर्तन के संबंध में ना जान सके। तो क्या कह रहा है, जो किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु को या परिवर्तन के रूप को विकृत या मत्ता की हालत के कारण नहीं जान सकता या उस प्रवंचना के कारण जो उससे की गई है नहीं जानता, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को बेईमानी से या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित करता है, मुद्रांकित करता है या निष्पादित करता है या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर अपने इलेक्ट्रॉनिक चिन्हित किया जाता है तो वैसा करता है, ये कहा जाता है। इसका मतलब हो गया मिथ्या दस्तावेज किस किस तरीके से रचे जाएंगे वो यहाँ पे बताए गए हैं। आप इसका सी नंबर का इलस्ट्रेशन देखिए, एक बैंकर पर लिखे हुए और वाहक को दे चेक को क्या उठा लेता है, चेक खे द्वारा हस्ताक्षरित है, मतलब जो बी है उसने हस्ताक्षरित कर रखा है चेक को, पर उसने क्या है कोई राशि अंकित नहीं कर रखी, मतलब कोई भी जो राशि वगैरह है, अमाउंट वगैरह है वो नहीं लिख रखा। के नाम का व्यक्ति है, माने मतलब हो गया ए नाम का जो व्यक्ति है वो 10,000 रुपए की राशि अंकित करके चेक को कपटपूर्वक भर लेता है, वह कूट रचना करता है, ये कहा जाता है। इसमें ये बताया गया कि वो कूट रचना करेगा
ये कहा गया है। अब आगे कूट रचना क्या होती है। जब हम कूट रचना की बात करते हैं तो वो बोल रहा है कि मिथ्या दस्तावेज जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ये हो गया मिथ्या दस्तावेज यानी कि फॉल्स डॉक्यूमेंट या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को, डॉक्यूमेंट को या ई रिकॉर्ड के किसी भाग को यानी कि पार्ट को इस आशय से रचता है, इसका इंटेंशन क्या है, इस आशय से रचता है कि वो कपट करे, फ्रॉड करे, कि किसी लोक को यानी पब्लिक को या किसी व्यक्ति को यानी कि प्राइवेट पर्सन को नुकसान हो, हार्म हो, डैमेज हो या क्षतिकारित हो, मतलब उसका इंटेंशन क्या है, क्षतिकारित करने का है, हार्म करने का है, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जावे, या कोई व्यक्ति क्या करे, अपनी संपत्ति को अलग कर दे, ये सब चीजें करता है, या इसके लिए कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करता है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड क्या करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करता है कि जिससे कि वो कपट करे या कपट किया जा सके, तो वो कूट रचना करता है, ये कहा जाता है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये बोलता है कूट रचना के लिए दंड। तो कूट रचना के लिए कितना दंड होगा, 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ये किसका, इसका 336 का जो सेकंड नंबर का पॉइंट है ना वो बोल रहा है। फर्स्ट नंबर के पॉइंट में तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, सेकंड नंबर के पॉइंट में हमको पनिशमेंट बता दिया। अब जो थर्ड नंबर का पॉइंट है ना वो ये हमको बोल रहा है कि जो कोई कूट रचना करेगा वो दोनों में से किसी भांति की, ये तो सेकंड पॉइंट में बता दिया, थर्ड नंबर के पॉइंट में बता रहा है जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा, इस इंटेंशन से के साथ करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसी कूट रचना की जाती है, छल के प्रयोजन से यानी चीटिंग करने के लिए उपयोग में लाई जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि होगी, यानी चीटिंग करने के इंटेंशन से ऐसा कर रहा है तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है। फिर इसका फोर्थ नंबर का पॉइंट बोल रहा है जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की जिसकी कूट रचना की जाती है किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगा, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, रेपुटेशन को हार्म किया जा रहा है और इसलिए कि उसका रेपुटेशन को हानि करने के लिए उसको उपयोग किया जा सके तो 3 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोग एक्ट लेके बैठे होंगे, मतलब आप बीएनएस पढ़ने आए हैं तो आपके पास उसका एक्ट तो होगा ही, तो आप इसके फोर्थ नंबर के पॉइंट को देख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है ना। फिर सेकंड जो उसका सेक्शन आ रहा है 337, वो वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 466, बात कर रहा है कि न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना, जो कोई किसी ऐसे डॉक्यूमेंट की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जिसका कि किसी कोर्ट का या कोर्ट में रिकॉर्ड या प्रोसीडिंग होना या गवर्नमेंट के द्वारा किसी पहचान दस्तावेज जिसके अंतर्गत पहचान पत्र वगैरह रखा गया है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन वगैरह रखी गई है, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह नहीं होते हैं, कोई आधार कार्ड हो, कोई क्या होता है यहाँ पे दे रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है, आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया ना। फिर इसके बाद आ गया कोई अंत्योष्टि का रजिस्टर, मतलब व्यक्ति मर गया उसकी अंत्योष्टि क्रिया वगैरह कर गई तो उसका रजिस्टर हो गया, या लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के नाते रखा गया रजिस्टर्ड होना तात्पर्य है। तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि भाई न्यायालय के रिकॉर्ड के लिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रखे गए हैं, या कोई जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं जिसमें आधार कार्ड होता है, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, इन सब चीजों के संबंध में अगर कोई कूट रचना करेगा तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम 338 की। 338 क्या बात कर रहा है, मूल्यवान प्रतिभूति विल इत्यादि की कूट रचना।
तो जो कोई मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, विल वगैरह हो गई, कोई अडॉप्शन वगैरह हो गया, या फिर कोई जो मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी पर कोई मूल्य ब्याज या लाभांश वगैरह प्राप्त करा है उसके संबंध में, या किसी धन जंगम संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को प्राप्त करने या देने के लिए, धन के भुगतान के लिए कोई निस्तारण पत्र वगैरह जो होते हैं, किसी जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का जो संपत्ति का निस्तारण वगैरह होता है उसके संबंध में अगर कूट रचना करेगा तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं 339 ऑफ बीएनएस। ये वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 474। तो ये बोल रहा है जो प्रोविजन अभी हम 337 और 338 में पढ़ के आए हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उससे कूट रचित जानते हुए, ये मान लीजिए आधार कार्ड है, जानते हैं आप नकली है, उसको असली के रूप में जानते हुए उसे अपने कब्जे में रखेगा। असली के रूप में लाने का आशय रखने से उसको अगर अपने कब्जे में रखेगा, यदि वह धारा दस्तावेज धारा 337 में हो, यहाँ पे 337 आएगा, ये 337 में हो तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और अगर 338 में कवर हो रहा होगा तो आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, फिर ये बोल रहा है आईपी जो बीएनएस का 340 है वो है आईपीसी का 471, कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लेके आना। तो जो कोई ऐसा करेगा उसे उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक जो अभिलेख की अगर कूट रचना की है तो जो कूट रचना का अपराध होगा उसी से दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 341 की। सेक्शन 341 है, इसके 4 पॉइंट दे रखे हैं। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि ये वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 472। धारा 338 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या अपने कब्जे में रखना। मतलब आपने देखा कि आधार कार्ड वगैरह बन रहा है, कोई मैरिज सर्टिफिकेट बन रहा है, कोई मृत्यु का प्रमाण पत्र वगैरह बन रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, ऐसे चीजें बनाने के लिए कोई मुद्रा वगैरह होगी वो रखेगा या उसको अपने कब्जे में रखेगा तो उसे 341 के अकॉर्डिंग दंडित किया जाएगा। तो इसका जो सबसे पहला वाला पॉइंट है वो हमको बोल रहा है उसे कोई ऐसी कूट रचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए या कूटकृत जानते हुए अगर अपने कब्जे में रखेगा तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उसे कोई कूट रचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए जो 338 से भिन्न इस अध्याय की किसी धारा के अधीन है। मतलब जो 338 के अंतर्गत नहीं आता उससे कोई भिन्न होगा तो उसके लिए 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है इसका जो 3rd नंबर का पॉइंट है कि जो कोई किसी मुद्रा पट्टी अन्य उपकरण को कूटकर जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा। तो यहाँ पे किस किस को रख रहा है, कोई मुद्रा हो गई, पट्टी हो गई, या फिर हो गया अन्य उपकरण। इनको क्या करेगा, अपने कब्जे में रखेगा तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और जो कोई किसी मुद्रा पट्टी अन्य उपकरण को कूटकर जानते हुए या उसके बारे में विश्वास रखते हुए कि कपटपूर्वक या बेईमानी से इसे असली के रूप में अगर उपयोग किया जा सके तो उसे उसी रीति से दंडित किया जाएगा मानो उसने उस प्रकार की मुद्रा पट्टी या अन्य उपकरण का निर्माण या उसे कूटकर किया हो। ठीक है, फिर आता है 342। ये जो सेक्शन है ना ये है बीएनएस का 342 और ये वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 475। क्या बोल रहा है कि 338 में वर्णित जो दस्तावेज वगैरह थे ना उनके अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकर चिन्हयुक्त पदार्थ को अपने कब्जे में रखना। तो जो कोई ऐसा करेगा उसे 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर 343 बीएनएस बोलता है कि ये वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 477। तो ऐसे बोल रहा है विल, दत्तक ग्रहण, प्राधिकृत या मूल्यवान प्रतिभूति वगैरह को कपटपूर्वक तरीके से कैंसिल करेगा, नष्ट वगैरह करेगा तो 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर इसके बाद आती है लेखा का मिथ्याकरण। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो जो कोई भी क्या करेगा, लिपिक अधिकारी या सेवक से संबंधित कोई व्यक्ति इस हैसियत से कार्य कर रहा हो, मतलब किसी लिपिक यानी क्लर्क, कोई ऑफिसर हो गया, कोई सर्वेंट के पद से कोई कार्य कर रहा हो कपट करने के आशय से, मतलब इंटेंशन क्या है, फ्रॉड करने का। किसी पुस्तक, बुक हो गई, पेपर हो गया, लेख यानी कि
लेख वगैरह होता है ना, वो हो गया, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो गया, ई रिकॉर्ड हो गया, प्रतिभूति हो गई, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गई। लेख को नष्ट करने का लेख को नष्ट करने या परिवर्तित या विकृत या मिथ्याकृत कर दे, मतलब जो लेख वगैरह थे, रिकॉर्ड वगैरह थे, उसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा या चेंज कर देगा या उसको विकृत कर देगा या फिर क्या करेगा, उसको फॉल्स बना देगा, मिथ्या प्रविष्टि करे या करने का ऐसा दुष्प्रेरण करे, अबेटमेंट करे, तात्विक विशिष्टि का लोप या परिवर्तन करेगा तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपने एक कॉपी बना रखी होगी बीएनएस की। बना रखी है तो ठीक है, नहीं बना रखी तो कुछ भी नहीं है, आपको सारे लेक्चर 2 की स्पीड पे देखने हैं। 2 की स्पीड पे देखिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। एक कॉपी बनाइए बीएनएस की, कोशिश कीजिए कुछ भी चीज़ हम चार्ट के थ्रू बनाएं। जितना हम चार्ट के थ्रू किसी चीज़ को बनाएंगे वो हमको उतनी ही ज़्यादा याद रहने की रहेगी। तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आता है इसका जो नेक्स्ट पार्ट, वो आता है संपत्ति चिन्हों के संबंध में। इसका मतलब था कि जो चैप्टर 18 था हमारा 2 पार्ट में कवर हो रहा था, डॉक्यूमेंट के बारे में, ई रिकॉर्ड्स के बारे में, और फिर जो इसका सेकंड पार्ट आता है वो आता है संपत्ति चिन्हों के बारे में, प्रॉपर्टी मैक्स के बारे में। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आता है 345। 345 बोलता है, ये वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 479। संपत्ति चिन्ह क्या होते हैं, प्रॉपर्टी मार्क्स क्या होते हैं, ये बताया गया इसके नंबर 1 पॉइंट में। वह चिन्ह जो ये घोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि जंगम संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति की है, संपत्ति चिन्ह कहा जाता है। मतलब मान लीजिए कि ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के बाहर लिखा हुआ है, अगर नाम वाम लिखा हुआ रहता है तो ठीक है, पर मान लीजिए जैसे कोई झंडा लग रहा है तो ये माना जाता है ये हिंदू की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और मान लीजिए कि भाई कुछ जैसे ग्रीन कलर का, कई बार देखना ग्रीन कलर का होता है तो कह देते हैं मोमडन्स का मकान है, ऐसे मतलब चिन्ह हो जाता है उनका। या फिर जैसे मान लीजिए जैसे कोई यहाँ पे इनका ये मार्क था, ये ऐसे करके इनका मार्क्स था मकान का, किसी की संपत्ति का, कि भाई ये इसकी संपत्ति है, तो ये बता रहा है कि ऐसे संपत्ति चिन्ह होते हैं। तो जो कोई किसी जंगम संपत्ति की या माल या पेटी या पैकेज या अन्य पात्र जिसमें चल संपत्ति या माल रखा है, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी या कोई माल वगैरह रखा हुआ है, जिस पर कोई चिन्ह है, ऐसी रीति से उपयोग में लाता है कि उससे विश्वास कायित हो जाए कि इस प्रकार चिन्हित संपत्ति या माल ऐसे व्यक्ति का है जिसका वह नहीं है, मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करता है। आप देखिए ये बॉक्स रखा हुआ है, ये एक बॉक्स रखा हुआ है, तो इस पे आप देखिए कि भाई इस पे ओप्पो लिखा हुआ है, ओप्पो के फोन होते हैं ना। अब इसने इसका चेंज करके इसको इस तरीके से कर दिया, इसका हल्का सा बॉक्स चेंज कर दिया, विश्वास कायित हो गया। अब इसने इसकी स्पेलिंग को चेंज कर दिया, ओप्पो ओप्पो कर दिया इसका स्पेलिंग, और ये ऐसे लग रहा है कि ये ओप्पो का ही फोन है, ठीक है ना। तो कोई जंगम संपत्ति या माल रखता है, उसका जो चिन्ह वगैरह होता है उसको इस तरीके से प्रयोग करता है कि लोग विश्वास करें कि ये वही। आप देखते हैं ना कई बार किटकैट वगैरह होती है, इनके सब्सटीट्यूट निकले हुए रहते हैं कि भाई इनके जैसा का जैसे एक डेयरी मिल्क वगैरह होती है, तो उनके वो तो उसका उस तरीके से प्रयोग किया जाए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करता है कहा जाता है। जो कोई किसी मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करेगा जब तक कि वह साबित ना कर दे कि उसने कपट करने के आशय के बिना ऐसा कार्य किया है, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसका मतलब हो गया कि कोई अगर कपट करने के आशय के बिना ऐसा काम कर रहा है, अगर वो साबित कर देता है तो ठीक है, अगर साबित नहीं कर पाता तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। फिर आता है 346। 346 बोलता है क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। तो जो कोई किसी संपत्ति चिन्ह को इस आशय से बिगाड़ता है कि वो क्या करे, किसी व्यक्ति की संपत्ति को क्षति कारित करे या किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, तो उस संपत्ति को क्या करता है, संपत्ति चिन्ह को नष्ट करता है, बिगाड़ता है, विरूपित करता है, मतलब उसको चेंज कर देता है, कुछ जोड़ देता है उसके अंतर्गत, तो उसे दंडित किया जाएगा 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से। 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। तो जो कोई अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाता हो कूटकरण करेगा। इसका मतलब हो गया जो कोई किसी संपत्ति चिन्ह का जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लाया जाता है कूटकरण करेगा, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है जो कोई किसी संपत्ति चिन्ह को जो किसी लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाई जाती है, या क्या होता है लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाने के लायक है वो चीज,
तो कोई संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा विशिष्ट समय या स्थान पर विनिर्मित की गई है, वह संपत्ति किसी विशिष्ट क्वालिटी की है, विशिष्ट कार्यालय से पारित की जा चुकी है, या यह है कि किसी छूट का हकदार है, कूटकरण करेगा तो जब कोई ऐसे किसी चिन्ह को कूटकर जानते हुए असली के रूप में उपयोग में लाएगा तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि भाई कोई जो गवर्नमेंट का मतलब कोई लोक सेवक है, वो किसी जो पब्लिक सर्वेंट है वो किसी चिन्ह का उपयोग कर रहा है, ठीक है, या फिर क्या होता है किसी जो गवर्नमेंट का जो ऑफिस वगैरह है उसकी कोई सील वगैरह है या उसका कोई जो मार्क वगैरह है, तो उसको अगर ऐसे उपयोग में लगे, जैसे आप पेट्रोलियम वगैरह देखते होंगे ना कि पेट्रोलियम का होता है, जैसे रिको वगैरह है, इसकी अपनी है एक सील वगैरह है, इनका एक अपना मार्क होता है, तो कोई इनका उपयोग करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से, ठीक है, अगर उसको कूटकरण वगैरह करेगा तो। फिर आता है 348 बीएनएस का, जो कि है आईपीसी का 485, संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा रखना। तो जो कोई ऐसा करेगा, कोई डाई पट्टी उपकरण वगैरह होते हैं उनको अपने कब्जे में रखेगा, तो दोनों में से किसी भारतीय के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना यानी कि फाइन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है 349। वो बात कर रहा है कूटकर संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। मतलब जो कोई किसी माल या चीजों को स्वयं उन पर किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र पर जिसमें ऐसा माल रखा है कोई कूटकर संपत्ति चिन्ह लगा हुआ है, छपा हुआ है, बेच देगा बेचने के लिए। मतलब कि मान लीजिए एक निशान था, ये गलत था और ऐसे निशान से कोई संपत्ति बेच दी जाती है तो 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सिंपली लैंग्वेज इसकी यही बोल रही है। फिर इसके बाद बोल रहा है किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा गया है। ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर माल रखा गया है, इसके अंदर माल रखा गया है, उस पर क्या करेगा, कोई गलत तरीके का प्रॉपर्टी चिन्ह बनाएगा तो उसको दंडित किया जाएगा। ऐसे पात्र में रखा हुआ माल ऐसी प्रकृति या क्वालिटी का है जो वास्तविक प्रकृति या क्वालिटी से भिन्न है। मतलब मान लीजिए ये इस क्वालिटी का होना चाहिए था, उसने इस क्वालिटी का बना दिया, तो जब तक कि वो साबित ना कर दे कि उसने वह कपट करने के आशय से नहीं किया, दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि होगी 3 वर्ष तक की और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर इसके बाद बोल रहा है कि उपधारा 1 यानी कि इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, इसके अधीन प्रतिषिद्ध मतलब इसके लिए रोका गया किसी प्रकार से किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह का उपयोग करेगा जब तक कि वह यह न साबित कर दे कि उसने वह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया है, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने उस धारा के अधीन अपराध किया हो। ठीक है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, पढ़ के काम चल सकता है हमारा। तो ये तो बात हुई हमारे चैप्टर 18 की। चैप्टर 18 हमने कवर कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर 19 की तरफ। चैप्टर 19 किसके संबंध में बात करेगा, मानहानि वगैरह के जो आते हैं ना प्रोविजंस वगैरह, उनसे रिलेटेड बात करेगा। आपराधिक अभित्रास यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयनेस, डिफेमेशन वगैरह के बारे में जो बात करेगा वो चैप्टर 19 करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने नए साथियों को जोड़िए और मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। इंडेक्सोपीडिया न केवल माइनर के संबंध में है बल्कि है संबंध में मेजर के संबंध में भी। आखिर क्या है इंडेक्सोपीडिया के अंदर? इंडेक्सोपीडिया में आते हैं इंडेक्स। इंडेक्स से तात्पर्य हो गया जो भी हमारे एक्ट्स दे रखे होते हैं उनके स्टार्टिंग में दिए होती है इंडेक्स। इंडेक्स से क्या होता है, हम सेक्शंस रिकॉल करने से क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेक्शंस को याद कर सकते हैं। जब कभी हम जाते हैं जुडिशरी का एग्ज़ाम देने या फिर किसी एपीओ से रिलेटेड एग्ज़ाम देने, तो हमें क्या होता है, सेक्शंस रिकॉल होने बहुत ज़रूरी होते हैं। हम इतनी मोटे मोटे एक्ट्स को साथ में नहीं लेके जा सकते हैं, इसलिए बनाई गई है इंडेक्सोपीडिया। ये हो गई हमारी माइनर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया और ये हो गई हमारे मेजर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया। इसमें ना केवल पुराने एक्ट्स हैं बल्कि हमारे जो नए एक्ट शामिल हुए हैं इनको भी इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल किया हुआ है। यानी बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए भी हमारे इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल है।